हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेसिक नेटवर्किंग। आज के इस इंफॉर्मेशन वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में। और आज के मेन टॉपिक्स हैं कंट्रोलर वर्सेस प्रोसेसर एंड इसके थोड़े बहुत एग्जांपल कि कौन सी डिवाइस में कंट्रोलर आता है, कौन सी डिवाइस में प्रोसेसर आता है। उसके बाद हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे और सॉफ्टवेयर का जो भी पार्ट है उसमें अलग अलग टाइप के जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, फर्मवेयर, एप्लीकेशन, मालवेयर, वो सब के बारे में हम देखेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके मेन जो पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले लो, उसमें तीन चीज़ें कॉमन रहेगी कि हमें एक तो इनपुट देना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो हमको प्रोवाइड करना होता है। दूसरा है उसका प्रोसेसिंग, जो भी हमने इनपुट दिया उसके बेस पर कुछ प्रोसेस होगा और फाइनली हमको कुछ आउटपुट वो रिटर्न करेगा। ठीक है, सो ये हमारा इनपुट पोर्शन है। इसमें हम अपना कीबोर्ड, माउस या तो टीवी रिमोट है वो सब हम गिन सकते हैं। जैसे हमने कोई टीवी चैनल चेंज करनी है, ठीक है, टीवी ऑन ऑफ करना है तो हमने एक बटन दबाया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है, या तो कुछ कंट्रोलिंग होगा और उसके बाद वो जाके टीवी को जो भी सिग्नल भेजेगा उसके हिसाब से टीवी चैनल चेंज करेगा या तो टीवी ऑन या ऑफ होगा। ओके, तो वो हमारा जो भी है वो आउटपुट में हमको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें मेनली दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ होते हैं। एक होता है कंट्रोलर और दूसरा होता है प्रोसेसर। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम नेक्स्ट में अभी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर के बारे में। जैसे उसका नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोलर है वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता होगा। ठीक है, और ये मेनली हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक जो भी यूज़ केस है उस टाइप की डिवाइसों में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम है, ओवन है या तो टीवी रिमोट कंट्रोल है। तो वॉशिंग मशीन में क्या है कि हमने पावर दिया, ठीक है, तो वो मोटर रोटेट होता रहेगा। तो उसको कितने टाइम तक रोटेट करना है, कितने आरपीएम से रोटेट करना है, वो हमको इनपुट में देनी होती है वो सारी चीज़ें। और उसके बेस पर कंट्रोलर उसको कंट्रोल करता है, उसकी मोटर की स्पीड और उसके टाइम लिमिट को, और उसको स्टॉप करता है। वो सेम चीज़ आप देख सकते हैं ओवन में भी होगी कि हमने जो भी टेम्परेचर या तो टाइम सेट किया उसके हिसाब से उसके बाद कंट्रोलर उसको स्टॉप कर देगा उसकी टाइम लिमिट के बाद। ठीक है, तो कंट्रोलर है वो स्पेसिफिक यूज केस के लिए बनाई गई सारी चीज़ों में यूज होता है। उसका मेन काम है कंट्रोलिंग। ओके, और ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई होती है तो उसका जो भी इनपुट है वो भी लिमिटेड रहता है और उसका आउटपुट भी स्पेसिफिक रहेगा। जो टास्क के लिए उसको बनाया गया है वही वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा के टास्क हम नहीं कर सकते इस टाइप की डिवाइस पर। इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर पार्ट होता है ये डिवाइस का, वो बहुत ही छोटा होता है और वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए ही बनाया गया होता है। और ये सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फर्मवेयर। इसको भी अगर आप उसके दो टर्म देखें, फर्मवेयर, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि फर्मवेयर एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है। हमको वेंडर या फर्म जिसने ये डिवाइस बनाया हुआ है वो हमें देता है ताकि हम ये डिवाइस को ऑपरेट कर सके। ठीक है, नॉर्मली अगर वॉशिंग मशीन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर आएगा तो वो उसके अंदर ऐड होके ही आता है, हमको अलग से ऐड नहीं करना पड़ता क्योंकि वो फर्म या तो कंपनी ही उसको हमें यूज केस के हिसाब से ऐड करके देती है। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर।
इसके भी आप अगर नाम पे ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग करता होगा जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका मेन काम है जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिए उसके ऊपर प्रोसेस करना। और ये प्रोसेसर मेनली यूज़ होते हैं जनरल पर्पस डिवाइस में, जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सारी चीज़ों में प्रोसेसर यूज़ होता है। और इसका मल्टीपर्पस यूज़ केस होता है, जैसे कि हम पीसी का एग्जांपल ले तो हम पीसी में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, ईमेल और मैसेजिंग भी कर सकते हैं। तो इसका मल्टीपर्पस यूज़ होता है, इसीलिए उसको जनरल पर्पस बोलते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं रहता। ये जो प्रोसेसर होते हैं वो दो टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट पे प्रोसेस करते हैं, एक है सीस और दूसरा है रिस्क। तो सीस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर वर्ल्ड में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसके अगर आप नाम पे ध्यान देंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ जो भी नाम होते हैं वो किसी न किसी पर्पस से ही बनाए गए होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है, जैसे वो उसके नाम में आता है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो कॉम्प्लेक्स होगी और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक से ज़्यादा पावर साइकिल लगेगी। प्रोसेसर को ज़्यादा पावर साइकिल लगेगी इसलिए वो ज़्यादा पावर भी लेगा। ओके, अब सामने की साइड जाते हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को देखते हैं। उसके भी नाम से आपको पता चलेगा कि वो रेड्यूस सेट है, सिंपल इंस्ट्रक्शन है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो सिंगल पावर साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी। सो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में कम पावर लगेगा कंपेयर टू सिस्क। अगर इसको कम पावर लगता है तो हम इसको छोटे मोबाइल जैसे डिवाइस में हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे जहाँ पर बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आर्म प्रोसेसर है वो इस टाइप की इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सारे कंप्यूटर जिसमें क्रॉस 86 प्रोसेसर यूज़ होता है वो सारे सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करते हैं। नॉर्मली इंटेल और AMD कंपनी है वो इस टाइप के प्रोसेसर प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक है वो मोबाइल के लिए जो प्रोसेसर बनाती है वो सारे के सारे आर्म बेस्ड प्रोसेसर होते हैं। अभी हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर हम इनपुट साइड देखें तो ये पोर्शन पूरा इनपुट है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं कीबोर्ड को, माउस को और जो पावर सप्लाई है हमारा वो सारी चीज़ें इनपुट में आती है। यहाँ पर जो कीबोर्ड है उसमें मल्टीपल कीज होती है जिसके कारण उसको हम कीबोर्ड बोलते हैं, जो बोर्ड है जिसमें सबकी सब की होगी। और ये जो माउस है अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हम उसको किसी भी तरह हम उसको कहीं पर भी घुमा सकते हैं, तो इसीलिए उसको हम माउस बोलते हैं। अभी जो मेन थिंग्स हैं कि हमारा जो भी प्रोसेसर है या तो CPU यूनिट है वो यहाँ पर आता है मिडल में। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच का जो भी पोर्शन है प्रोसेसिंग करता है वो वाला है, इसलिए हम उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, CPU। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उसको एक जगह पर रखने के लिए, इकट्ठे रखने के लिए जो कैबिनेट होता है ये CPU का, उसको हम बोलते हैं CPU कैबिनेट। इसके अंदर एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जो सारे के सारे कंपोनेंट को जुड़े हुए रखता है और मैनेज करता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ये CPU का मेन सर्किट बोर्ड होता है और हम इसमें एक और मॉड्यूल भी यूज़ करते हैं SMPS, जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई है, जो एक्चुअल पावर को
प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग कंपोनेंट के अंदर। मेन जो कंपोनेंट है मदरबोर्ड में वो है प्रोसेसर, जो सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस करता है। उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट आते हैं हार्ड डिस्क, जिसको हम स्टोरेज कंपोनेंट भी कहते हैं, जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इवन द पावर ऑफ होता है तभी भी डेटा इसमें स्टोर रहता है। सो हम दूसरी बार जब भी पावर ऑन करते हैं डिवाइस को तो हम यहाँ से पूरा डेटा गेट कर सकते हैं। अभी दूसरा एक कंपोनेंट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। ये भी एक तरह से डेटा स्टोर ही करता है, लेकिन ये सिर्फ डेटा स्टोर करता है जब तक हमने पावर ऑन रखा है डिवाइस को। जब भी हम पावर ऑफ करते हैं तब इसमें से डेटा निकल जाता है, ठीक है। तो दूसरी बार पावर ऑन करेंगे तो इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, ठीक है, कंपेयर टू रैम। और हमें अगर कुछ भी प्रोसेसिंग करना है प्रोसेसर के साथ तो हमें काफ़ी फास्ट मूवमेंट चाहिए डेटा का, जो उसको जल्दी जल्दी से इंस्ट्रक्शन दे और जो भी रिटर्न में आए उस फाइनल आउटपुट रिटर्न करे। तो इसके लिए ये मिडलवेयर होता है रैम, जो जब भी कोई हमें डेटा प्रोसेस करना होता है या तो कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है तो जो भी हमारा डेटा है स्टोरेज में से वो रैम में आता है और रैम में से फिर आगे प्रोसेसर को मिलता है और यहाँ के ऑपरेशन काफ़ी फास्ट होते हैं कंपेयर टू दिस पोर्शन। ओके, अभी नेक्स्ट है ग्राफिक्स कार्ड। ये हमें मेनली ग्राफिक्स रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। कोई गेमिंग या तो कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत है, वैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमारा जो रेगुलर सीपीयू है वो कहीं तो लैग करेगा या तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा रेगुलर जो प्रोसेसर है वो एक्चुअल में मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए बना है और उसमें कलर मैनेजमेंट या तो पिक्सल मैनेजमेंट और ग्राफिक्स रिलेटेड जो भी काम होता है वो उतना अच्छे नहीं होता है जितना ग्राफिक्स कार्ड में होता है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड डिज़ाइन ही इसके लिए किया गया होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड भी एक तरह से प्रोसेसिंग ही करता है, वो भी एक प्रोसेसर ही है, लेकिन उसका पर्पस है और उसका जो डिज़ाइन है वो अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कूलिंग सिस्टम पर। ये जो हमारा सीपीयू है और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो जो भी प्रोसेसिंग करेगा तो उसके लिए वो काफ़ी सारा पावर लेगा, ठीक है। तो वो पावर को वो कहीं ना कहीं हीट में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारा ये पूरा सीपीयू का कैबिनेट है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वो बाकी के सारे कंपोनेंट को भी उससे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको सारी हीट को कम करने के लिए हमको एक सीपीयू कैबिनेट में कोई कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत है, इसलिए हमको ये लाइक फैन या तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम कुछ हमें ये सीपीयू कैबिनेट में इंस्टॉल करना पड़ता है। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं, जो हमको अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम ऐड कर सकते हैं अलग अलग टाइप के इंटरफेस। जैसे कि हमको नेटवर्क यूज़ करना है तो हमको नेटवर्क इंटरफेस चाहिए, यूएसबी यूज़ करनी है तो यूएसबी इंटरफेस चाहिए, वाईफाई यूज़ करना है तो वाईफाई मॉड्यूल हम ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अभी हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस में, और आउटपुट डिवाइस में हमारा आता है डिस्प्ले डिवाइस, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं, क्योंकि हमने जो भी इनपुट दिया उस पर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उसका स्टेटस क्या है, वो सब हम मॉनिटर यहाँ से कर सकते हैं। और हमको जो रिटर्न में जो भी आउटपुट चाहिए वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम मॉनिटर बोलते हैं, जो मॉनिटरिंग करता है। और अगर हमको कोई ऑडियो आउटपुट चाहिए, जैसे कि हमने कुछ प्ले किया है मूवीज़ और कुछ भी, तो उसमें हमको आउटपुट में वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी चाहिए, तो वो उसके लिए हमको स्पीकर एज आउटपुट डिवाइस ऐड करना होता है यहाँ पर। सो ये बेसिक थिंग है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कंपोनेंट आते हैं, वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो मदरबोर्ड है वो हमारा मेन सर्किट बोर्ड है, जो बाकी के सारे कंपोनेंट को मैनेज करता है या तो होल्ड करता है। सो वो सारे कंपोनेंट को अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है या तो किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है या पावर मैनेजमेंट करना है वो कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए मदरबोर्ड
प्रोड्यूस करने वाली जो भी फर्म होती है वो हमें मदरबोर्ड के साथ उसके फर्मवेयर देती है, जिसको हम बायोस बोलते हैं। बायोस या तो यूएफआई यूटिलिटी। अगर पहले के ज़माने में देखें तो हमको इस तरह का बायोस सेटअप मिलता था, जो हम कीबोर्ड से उसको मैनेज कर सकते थे। अगर हम अभी का नया वाला देखें तो उसमें थोड़ा ग्राफिकल कंटेंट रहता है, तो हमको थोड़ा बहुत ऑपरेट करने में इजी रहता है। और हाँ, बायोस होता है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो मोटे तौर पर हम देखें तो उसमें दो तीन बड़े चेंजेस हैं। जैसे कि यूएफआई है, उसमें हम सिक्योरली कोई चीज़ को बूट कर सकते हैं, और जो डिस्क पार्टीशनिंग और वो सारे जो भी लिमिटेशन थी पहले के जो बायोस के टाइम पर, वो भी इसमें थोड़ी बहुत दूर इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। तो ये जो बायोस यूटिलिटी रहती है उससे हम, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क हैं तो किससे हमको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करनी है या तो स्टार्ट करनी है, वो सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चलता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो किसी भी डेस्क पर उसको सेटअप करके फिर यूज़ कर सकते हैं। वो डिज़ाइन ही ऐसे किए गए होते हैं कि उसको हमें मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं करना होता है। वो स्टैटिक सेटअप होता है जो कहीं पर भी कोई बिल्डिंग के अंदर हमने सेटअप किया और वहाँ पर जाके हमने यूज़ किया। ठीक है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट अभी है कि हम उसको ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग भी यूज़ करें, या तो कोई बिजनेस मीटिंग या तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है ड्यूरिंग एनी ट्रैवल, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो हमें ये जो भी सारे कंपोनेंट है कंप्यूटर में उसको साइज में छोटा करके, और जो भी हम पावर यूज़ करते हैं उसको बैटरी से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके कोई छोटी सी डिवाइस बना के हम उसको ड्यूरिंग द आवर जर्नी यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसी टाइप की जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं लैपटॉप, जिसमें सारे के सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं लैपटॉप में, लेकिन उसकी जो भी कैपेसिटी है या तो उसका फिजिकल साइज है वो कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर छोटा रहता है, ताकि हम उसको इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे ही नाम से इसमें भी पता चल सकता है कि लैपटॉप है वो डिवाइस है वी पुट इन अवर लैब। ठीक है। तो उसको हाथ में रख के हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। अभी जो मैंने जो बताया वो जो रिक्वायरमेंट थी वो कोई भी बिजनेस पर्सन की होगी। ओके। लेकिन अगर हम कोई आम आदमी की रिक्वायरमेंट सोचे तो उसको हर बार कोई बिजनेस मीटिंग या तो कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं करना होता है। अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम देखें तो कोई भी नॉर्मल इंसान है वो ज़्यादातर कोई इंटरनेट का सर्फिंग करने के लिए यूज़ करता होगा, या तो कोई वीडियो वॉच कर रहा होगा, या तो मैसेजिंग और ईमेल वो सब के लिए काम के लिए वो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करता है। तो उसके लिए ये लैपटॉप भी हर बार कहीं ना कहीं ले जाना उतना फ़ायदेमंद नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी दूसरी कई सारी डिवाइस अपने साथ कैरी कर रहा होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, वॉच हो गई। ठीक है। तो ये सारी जो डिवाइस हैं उसको हम कंबाइन करके और छोटा बना सकते हैं, जिससे ये सारे के सारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स है जो भी लैपटॉप में अवेलेबल है वो और छोटा होकर अभी मोबाइल में हम सेट कर सकते हैं, ताकि कोई भी पर्सन है वो मोबाइल से ही ये सारा का सारा काम ऑपरेट कर सके। ठीक है। तो ये जो नया चेंजेस या तो रिवॉल्यूशन आया, जिसमें जो भी प्रोसेसर है उसके अंदर ही हमने जो भी हमको दूसरी जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि ग्राफिक्स कंपोनेंट था, रैम थी, स्टोरेज था, और दूसरे भी कई और नए फीचर जो नए टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं वो सब के सब हमने एक चिप में ऐड कर दिए। और ये जो चिप है उसको हम बोलते हैं SoC, सिस्टम ऑन चिप। ज़्यादातर अभी के जो भी स्मार्टफोन आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें भी एंड्रॉयड है या तो iOS है, ये सारे के सारे फ़ोन के अंदर सिस्टम ऑन चिप रहता है, जो एक्चुअल में तो एक प्रोसेसर ही है, लेकिन काफ़ी सारे और फीचर भी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं,
और वो कंपेयर टू लैपटॉप और डेस्कटॉप काफ़ी छोटा होता है साइज में, जिससे हमारा जो पावर बैकअप है वो भी वो कम यूज़ करके काफ़ी सारा ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। लेकिन हाँ, जैसे इसकी साइज कम है, इसका जो एक्चुअल प्रोसेसिंग पावर है वो भी कंपेयर टू डेस्कटॉप और लैपटॉप काफ़ी कम होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। प्रोसेसर होता है वो जो भी हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है उसको एग्जीक्यूट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के फॉर्म में, और हमको जो भी रिटर्न मिलता है वो आउटपुट डिवाइस में वो हमको देखने को मिलता है। जो हार्ड डिस्क है वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इसका जो भी ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लो रहता है, और ये कंपेयर टू रैम वो हमें मार्केट से कम दाम में भी मिल जाती है। और इसका मेन बेनिफिट है कि हम काफ़ी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं जो पावर ऑफ के बाद भी स्टोर रहता है। और अगर हम रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो ये जो है वो हमारा जो भी करंट डेटा है जो प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन करने के लिए चाहिए वो सारा डेटा वो स्टोर रखता है अपने अंदर। और इसकी कॉस्ट कंपेयर टू हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसका जो भी बेनिफिट है वो ये है कि हम जब भी कुछ काम करवाते हैं प्रोसेसर के साथ, तो हमें जितनी भी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करना होता है प्रोसेसर को वो हम अच्छे से कर पाते हैं कंपेयर टू हार्ड डिस्क। ओके। और चौथा जो कंपोनेंट है ग्राफिक्स कार्ड, वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं उसको काफ़ी टाइम, जीपीयू। वो मेनली यूज़ होता है ग्राफिक्स प्रोग्राम जैसे कि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए। और इसका मेन बेनिफिट है कि ये पिक्सेल और कलर मैनेजमेंट काफ़ी बेटर एग्जीक्यूट करता है अब हमारे रेगुलर प्रोसेसर से। तो जो भी हमको डिस्प्ले में ग्राफिक्स या तो एनवायरनमेंट चाहिए, 3D एनवायरनमेंट जैसे चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छे से हमको डिस्प्ले करेगा। और जो रियल टाइम हमको प्रोसेसिंग चाहिए लाइक लैन गेमिंग और वो सब में, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट पार्ट है सॉफ्टवेयर। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो पूरा हार्डवेयर था, ठीक है। तो जो भी हम फिजिकली जितने भी कंपोनेंट हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, वो सब को हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो भी चीज़ है वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बगैर ये सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। तो वो जो एक चीज़ है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने आगे देखा कि हमको कोई कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बेच रही है, तो उसमें जो एक्चुअल हार्डवेयर है वो वॉशिंग मशीन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप उसमें से कोई इनपुट दे रहे हो तो उसके हिसाब से वो काम करेगा, और अब उसके बाद वो वॉशिंग मशीन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो कंट्रोल करने वाला पार्ट था वो आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा। तो वो जो उसको जो मैनेज करता है, काउंटर बैकग्राउंड में जो चलाता है, वो सारे पार्ट जो है वो सब आता है सॉफ्टवेयर के अंदर। जिस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा या तो डिज़ाइन किया होगा उस टाइप का वो हमको आउटपुट रिटर्न देता है। जो कंट्रोलर था उसके अंदर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया हुआ सॉफ्टवेयर था, तो वो काफ़ी इजी था और इजी टू यूज़ था, और उसको जो कोडिंग है वो भी काफ़ी सिंपल रहता है। जैसे ये प्रोसेसर है उसमें हम जनरल पर्पस थिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके जो हार्डवेयर है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसका आर्किटेक्चर भी, कि काफ़ी सारे हार्डवेयर इकट्ठे होके एक डिवाइस बनती है। तो उसका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और जैसे हार्डवेयर पार्ट में काफ़ी सारे नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, जैसे कि पहले डेस्कटॉप था, फिर लैपटॉप आया, तो उसके बाद हम अभी काफ़ी सारा काम हम मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो वैसे उसके सॉफ्टवेयर पार्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे रिवोल्यूशन आए हैं। जो भी हमारा पीसी है उसमें काफ़ी सारे हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। तो वो सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए जो भी हार्डवेयर का कंपोनेंट
प्रोड्यूस किया है वो फर्म या तो कंपनी ने हमको उसके फर्मवेयर दिए होंगे। ओके, तो वो सारे के सारे फर्मवेयर को हमें मैनेज करने पड़ेंगे, तभी जाके हम अपनी जो भी कंप्यूटर है या तो कोई डिवाइस है उसको प्रॉपरली ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो भी अलग अलग कंपोनेंट के फर्मवेयर है उसको मैनेज करने के लिए हमको कोई सिस्टम चाहिए जो ये सबको ऑपरेट करे। इस टाइप का जो भी सॉफ्टवेयर है या तो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। क्योंकि ये जो सारे के सारे अलग अलग टाइप के फर्मवेयर है उसको हमको ऑपरेट करना है, और वो हम ऐसे ही कोई भी कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब के सब एक साथ या तो सिंक में होने चाहिए जिससे हमको प्रॉपर आउटपुट मिले। तो अभी हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसमें मेनली 2 पोर्शन होते हैं, लेकिन इसको हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला उसका जो भी पोर्शन है वो है यूज़र स्पेस। इसके अंदर यूज़र स्पेस कॉन्फ़िगरेशन और द एप्लीकेशन रहती है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, इनपुट देते हो, ठीक है, या तो वो उसको जो भी इनपुट है उसके हिसाब से आपको आउटपुट जो रिटर्न करता है। तो जो भी यूज़र इंटरेक्टिव जो भी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है यूज़र स्पेस में। और ये जो भी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ओके, दूसरा जो मेन पार्ट है वो है कर्नल। उसको हम फर्दर 2 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, उस एक तो मैनेजमेंट स्टफ और दूसरा है ड्राइवर। जो हमको अलग अलग कंपोनेंट जो थे उसके वेंडर ने दिए हुए जो भी कोड्स है जिसको हम नॉर्मली फर्मवेयर कहते हैं, वो सारे फर्मवेयर जब ये कर्नल के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से ड्राइव करते हैं जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया है वो सारे कंपोनेंट को। ठीक है, तो उसको हम ड्राइवर कहते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं जिसके अलग अलग ड्राइवर होते हैं, वो सबको हमें मैनेज करना होता है। तो वो जो सारा जो मैनेजमेंट का स्टफ है वो भी इसी कर्नल के अंदर आता है। और ये कर्नल है जो सारे के सारे चीज़ों पे वॉच रखता है या तो उसको मैनेज करता है। तो जैसे ही मिलिट्री में कोई एक कर्नल होता है जो अपने सिपाहियों को इंस्ट्रक्शन देता है या तो मैनेज करता है, उसी टाइप का कंसेप्ट हम यहाँ पर भी मैप कर सकते हैं कि ये भी सेम उसी टाइप का कंसेप्ट है। अगर हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखें तो ओपन सोर्स जैसे हैं लिनक्स बेस, यूबुंटू और फेडोरा, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है 10 वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो मोबाइल में अभी आता है एंड्रॉयड वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये कॉमन है, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो ये इतनी चीज़ें आपको दिखेगी। तो जैसे कि हमने देखा जो भी यूज़र इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर हैं वो सब जो कि यूज़र स्पेस में फॉल होते हैं वो सबको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखने हो तो हम फायरफॉक्स, क्रोम ब्राउज़र, वीडियो प्लेयर जैसे कि VLC हैं, MS ऑफिस या तो वर्चुअल बॉक्स, वो सब को हम देख सकते हैं। वो सब की सब एक तरीके से यूज़र इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है और सबको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। जो कर्नल कंटेन करता है जो भी वेंडर प्रोवाइडेड फर्मवेयर है, वो सारे जो भी कोड है वो हमारे कर्नल का जो भी वर्जन है उसके साथ कंपेटिबल होने चाहिए। ठीक है, अगर हमने कोई कर्नल नया वाला ले लिया और कोई भी कंपोनेंट का अलग टाइप का ड्राइवर या तो पुराना ड्राइवर ले लिया तो वो काम नहीं करेगा। वो सारी चीज़ें भी एक दूसरे के साथ कंपेटिबल होनी चाहिए। तो ये जो कोड होता है फर्मवेयर कोड वेंडर प्रोवाइडेड जो कि कर्नल के अंदर होता है सारे कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई पीसी में नया साउंड कार्ड लगाया तो ग्राफिक्स कार्ड लगाया। ठीक है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए
जिसका भी साउंड कार्ड है वो कंपनी हमको कोई ड्राइवर देगी, वो हमारे कर्नल में होना चाहिए। तो जहाँ से हमने ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है उसके साथ भी कोई सीडी या प्रोग्राम आता होगा, ठीक है, वो भी हमारे कर्नल के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, वरना हम वो कंपोनेंट नहीं चला सकते। तो वो सारे ड्राइवर हमको चाहिए, जितने भी कंपोनेंट हमारे पीसी या कंप्यूटर में हैं वो सब के सब ये ड्राइवर होने चाहिए, तभी वो काम करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन है कि ये काफ़ी सारे ड्राइवर हैं, उसको हमें मैनेज करना है। जैसे कि हमने एक एप्लीकेशन ओपन की MS ऑफिस, ठीक है, हमको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हमने ये एप्लीकेशन स्टार्ट की, तो उसके रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो सब को ड्राइवर कॉल होता है कर्नल से, ठीक है, और वो सबको हमें मैनेज करना है। जैसे कि हमको मेमोरी मैनेजमेंट करना है कि इसके लिए कितना डेटा है वो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करे, या तो कितना डेटा है जो स्टोरेज में से मेमोरी में कॉपी हो, वो सब का जो हैंडलिंग है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर्नल करता है। और ये अगर कर्नल के हम एग्जांपल ले तो ये एक ओपन सोर्स आता है लिनक्स कर्नल, फिर विंडोज़ का उसका खुद का कर्नल है, एंड्रॉयड का भी उसका खुद का कर्नल है। अभी हम देखते हैं कि जो हमने बात की एप्लीकेशन, तो वो कैसे काम करती है। जो हमारी OS है उसके अंदर हम एप्लीकेशन को दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंस्टॉल द एप्लीकेशन एंड सेकंड एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन। जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है वो है कि हमने कोई एप्लीकेशन परचेज की या तो कहीं से डाउनलोड की, तो उसको हमारी OS के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ताकि हमको कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हमें उसको यूज़ करनी है तो हम उसको कर सके। तो इंस्टॉलेशन का एक्चुअल मीनिंग है कि हम वो एप्लीकेशन कहीं पर हमारी PC में स्टोर कर रहे हैं, हमारे जो भी स्टोरेज पार्ट है उसके अंदर कहीं पर हम उस पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिसको हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं। अभी हमें सेकंड पार्ट है कि हमें वो जो भी एप्लीकेशन हमने स्टोर की उसको हमें यूज़ करना है या तो एग्जीक्यूट करना है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि ये जो भी पूरा स्टोर किया हुआ डेटा है उसको रैम के अंदर कॉपी करेंगे या तो लोड करेंगे पूरी एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। और आगे जाके हम एक बार रैम में पूरा डेटा आ जाता है उसके बाद प्रोसेसर को इन्फॉर्म करेंगे कि अब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, जो भी वो एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दो मेन पार्ट होते हैं कोई भी एप्लीकेशन के। अभी जो हमने रैम के अंदर पूरा एप्लीकेशन का डेटा कॉपी किया, ठीक है, तो वो जो डेटा था एप्लीकेशन का उसको हम अभी बोलते हैं प्रोग्राम। हमारा जो भी प्रोसेसर है वो जो भी प्रोसेसिंग करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आती है वो रैम के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके बेस पे आती है। तो जो भी एप्लीकेशन का डेटा रैम में कॉपी हुआ वो अभी हो गया प्रोग्राम। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी बड़ी एप्लीकेशन है जिसको काफ़ी सारी मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई गेम इंस्टॉल की हुई है, उसको हमें खेलने के लिए मिनिमम 4 GB की रैम चाहिए, लेकिन हमारे जो भी कंप्यूटर है या तो डिवाइस है उसके अंदर हमारे पास 2 GB रैम ही अवेलेबल है, ठीक है। तो और एक दूसरी चीज़ कि अगर ये जो गेम या एप्लीकेशन है उसको एट ए टाइम सिर्फ 1 GB की रैम ही चाहिए उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस टाइम हमारी जो एग्जिस्टिंग डिवाइस है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो भी हमारे पास अवेलेबल रैम है उससे कई ज़्यादा रैम वो एप्लीकेशन लोड होने पर यूज़ कर रही है। जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आती है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये वर्चुअलाइजेशन है वो जस्ट हाइड करता है दो अलग लेयर के जो भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से। पहले का एग्जांपल है उसी में हम ज़्यादा समझते हैं। जो भी हमारा एप्लीकेशन है
जो इसको 4 GB रैम चाहिए लोड होते समय, लेकिन वो एट अ टाइम 1 GB रैम ही यूज कर रहा है, तो वो केस में हमारी जो कर्नल है वो इंटरनली मैनेज कर सकती है कि जैसे एप्लीकेशन को बताएगी कि हमारे पास 4 GB की ही रैम है, लेकिन वो इंटरनली 2 GB का जो भी डेटा है वो रैम में लोड करेगा और उसका काम खत्म होने पर बाकी की जो भी 2 GB रैम है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, या तो स्वैपिंग मैकेनिज्म से वो स्वैप कर लेगा। ठीक है, उस टाइप का जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोड हम डेवलप करते हैं वो उसको हम वर्चुअलाइजेशन की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन है वो एक बड़ा टॉपिक है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, और ये जो मैंने बताया वो काफ़ी बेसिक है। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ इंटरनली होता है इसमें। अभी हमने जो बात की वो एक टाइप से मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की बात की थी, वैसे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और ओएस वर्चुअलाइजेशन भी आते हैं, जो हम आगे के कोई वीडियो में देखेंगे डिटेल में। अब नेक्स्ट में आता है जो भी सॉफ्टवेयर है हमारे ओएस में, वो अगर मल फंक्शनिंग करता है या तो कोई ऐसी चीज़ करता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है या तो यूज़र को पता नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में वो कुछ करता रहता है, इस टाइप के जो भी एप्लीकेशन या तो प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं मालवेयर। ओके, अगर यूज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी वो यूज़र की जो भी डिवाइस है उसका पावर कंज्यूम कर रहा है या तो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है लेकिन किसी और के बेनिफिट के लिए कर रहा है, या तो कुछ जो भी डिवाइस है उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये सब के सब टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर है वो यही कैटेगरी में आते हैं और उसको हम मालवेयर कहते हैं। मालवेयर के हम अगर अलग अलग टाइप देखें तो काफ़ी सारे हैं, ये भी हम आगे कोई वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है तो जो भी कंप्यूटर में वायरस आते हैं, स्पैम और जो रैंसमवेयर हैं, और एक ये जो सारी कैटेगरी है वो सब की सब मालवेयर में फॉल होती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेटवर्क क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो अभी तक हमने जो भी देखा वो पर्टिकुलर कोई सिंगल डिवाइस के लिए देखा, जो कोई एक बंदा ऑपरेट कर रहा है तो या खुद के काम के लिए यूज कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड में अकेले ही है, कोई एक ही ह्यूमन है, तो वो क्या करेगा। ठीक है, वो अगर किसी से बात नहीं कर सकता, कोई उसके साथ है ही नहीं, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन नहीं कर पाएगा किसी से, या तो कम्युनिकेट नहीं कर। कम्युनिकेशन है वो एक बेसिक चीज है और रिक्वायर्ड थिंग है ह्यूमन के लिए, और सेम एप्लीकेबल होती है कोई भी डिवाइस के लिए। ठीक है, कोई भी डिवाइस है उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई वीडियो बनाया अभी, ठीक है, एडिटिंग किया, सब किया मेरे डिवाइस के ऊपर। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मुझे पता है, अगर मैं ये किसी से शेयर नहीं कर सकता तो वो वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो मैंने किसी के साथ शेयर करने के लिए ही बनाया हुआ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो वैसे ही ये जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए हमें कोई कनेक्शन या तो कोई कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो भी चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो ये जो पूरा चीज है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हमको यूजफुल रहता है। उसके अगर हम अभी एग्जांपल देखें तो अगर मैंने कोई ईमेल या मैसेज किया किसी को, तो वो ईमेल या मैसेज मेरे डिवाइस से वो पर्सन की डिवाइस तक जाएगा और फिर वो पर्सन उसकी जो डिवाइस है उसमें से वो रीड करके इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो ये जो डेटा ट्रांसफर हुआ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, वो नेटवर्क के यूज करने से होता है। ठीक है, हाँ, और ये जो सारी चीजें हैं जो नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। ये भी हम आगे के अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल डिटेल में कि नेटवर्किंग
क्या है और उसके अंदर क्या कौन सी डिवाइस से आती है और वो एक्चुअल कैसे काम करता है। फ्यूचर ऑफ द नेटवर्किंग थिंग्स, आगे का जो भी टाइम है या तो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होगी नेटवर्किंग थिंग्स के ऊपर। जैसे कि अभी मार्केट में अवेलेबल है इंटरनेट कनेक्टेड कार और द वर्चुअल सर्जरी, जो रिमोट लोकेशन पर बैठ के डॉक्टर सर्जरी कंप्लीट करते हैं, या तो रोबोटिक्स हैं, सैटेलाइट का भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन पार्ट जो आता है वो भी इसमें आता है। मोबाइल डेटा और आईओटी जैसे डिवाइसेस हैं वो सब के सब एक तरीके से इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, इंटरनेट बेस्ड है ये सब के सब चीज़ें। और अगर हम देखें कि आगे के जो भी है टाइम, उसमें काफ़ी कुछ डेटा शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो वाया इंटरनेट होने वाला है। तो जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है उसी तरह बैड थिंग्स भी आगे बढ़ती है, जैसे कि साइबर फ्रॉड है, हैकिंग है, सब कुछ। तो अच्छा है कि हमारे लिए पहले से ही तैयार रहे और पूरा का पूरा नेटवर्किंग का नॉलेज हमारे पास हो, तो हम ऐसी सारी चीज़ें से बच सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो ये वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे और काफ़ी लोग इससे कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करें। प्लीज़ लर्न सिंपल and achieve big. Thanks.